झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया और वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाई पाबंदियों को नजरअंदाज कर एक होटल में फेयरवेल पार्टी दी गई, जिसमें महामारी के खतरे से बेपरवाह कई छात्र तेज संगीत पर डांस करते दिखे। जश्न में डूबे इन छात्रों के बीच न तो 2 गज की जरूरी दूरी दिखी और न ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया। तीस सेकंड का ये वायरल वीडियो वहां के एक होटल का बताया जा रहा है, जबकि इस तरह के आयोजनों पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। उधर पड़ोसी राज्य बिहार के जमुई से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। वहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद श्राद्ध के एक कार्यक्रम में डांस करने वाले कलाकारों को बुलाया गया, जिनको डांस करता देख मंच के नीचे बैठे लोग महामारी के खतरे को ही भुला बैठे। ये वीडियो वहां के जवातरी गांव का बताया जा रहा है, जहां 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद इस श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखा। कर्नाटक के विजयपुर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी के बाद सब्जी मंडी बंद कराने से नाराज एक किसान ने अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी, जो सरकार के इस फैसले से बेहद आग बबूला दिखा और उसने इसी गुस्से में अपने झोले से पत्तेदार सब्जी की कुछ गड्डियां हवा में उछाली, जबकि कुछ गड्डियां उसने सड़क पर फेंक दी। इस किसान की नाराजगी को देखकर वहां से गुजर रहा हर शख्स हैरान रह गया, मगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। देखते ही देखते उसने अपने झोले में रखी सारी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। इसके बाद उसने अपना झोला भी वहीं फेंक दिया और फिर सड़क किनारे खड़े लोगों से चीख चीख कर अपनी बेबसी के बारे में बताने लगा। इस तरह सड़क पर सब्जियों को बिखरा देखकर वहां से गुजर रहे कुछ मोटरसाइकिल सवार पल भर के लिए रुके और फिर वो लोग भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क से गुजर रही 2 गाड़ियां गिट्टियों से लदे ट्रक के नीचे दब गई। बताया गया कि वो ट्रक खराब होकर हाईवे के किनारे खड़ा था और उसकी मरम्मत की जा रही थी, लेकिन जैक फिसलने से वो किनारे से गुजर रही गाड़ियों के ऊपर ही पलट गया और वो दोनों गाड़ियां गिट्टियों के नीचे दब गईं। खबर है कि दोनों गाड़ियों में 7 लोग सवार थे, जो मलबे के नीचे ही फंस गए। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन की टीम वहां पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। रेत हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों की भी मदद ली गई। सामने आई तस्वीरों में ये मशीनें गाड़ियों के ऊपर से गिट्टी हटाती नजर आईं। ट्रक की चपेट में आने की वजह से एक गाड़ी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। हालांकि कुछ देर की मेहनत के बाद दोनों गाड़ियों में फंसे लोगों को निकाल लिया गया। में 2 लोग फंसे हुए थे और सभी लोग सुरक्षित निकल आए हैं। अब हमारा ये यातायात हम लोग सामान्य कर रहे हैं। हादसे में गाड़ी में सवार एक आदमी को हल्की चोटें आईं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया, जिसके लिए वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में मौजूद संतोष मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों को परखते नजर आए। उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोरोना टीकाकरण में देश में अव्वल होने पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तारीफ भी की। 23 करोड़ 15 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं। इसके बाद सीएम योगी गाजियाबाद के ही एक और मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां सुरक्षा कर्मियों को बूस्टर डोज लगाए गए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बरस पड़े। ऐसा तब हुआ जब गोवा चुनाव से पहले पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। ट्वीट में पी चिदम्बरम ने साफ लिखा कि गोवा की लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा होगा। लेकिन चिदम्बरम के इस ट्वीट का जवाब देने में केजरीवाल ने देर नहीं की। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि पिछली बार चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के 17 विधायकों में 15 अब बीजेपी में हैं। मतलब कांग्रेस को दिए वोट घूमकर बीजेपी तक पहुंच गए। गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में छेड़खानी का विरोध कर रही भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि 3 दिन पहले वहां कुछ लोगों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की थी, लेकिन पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में उनके बीच धक्का मुक्की होती नजर आई। गुस्साई भीड़ ने रास्ते को जैम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इससे पहले बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची और पुलिस के खिलाफ सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वहां झड़प शुरू हो गई। बिहार के आरा में सिख श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की खबर पर सियासी घमासान छिड़ गया। बताया गया कि ये श्रद्धालु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाने मोहाली से पटना आए थे, लेकिन वापस जाते वक्त आरा में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और यज्ञ के नाम पर जबरन चंदा मांगने लगे।
लेकिन जब उन्होंने चंदा देने से इनकार किया तो उन लोगों ने ट्रक के ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। खबर है कि सिख श्रद्धालुओं ने जब इसका विरोध किया तो भीड़ ने उन पर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके द्वारा ईंट और पत्थर से उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें 6 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। घटना की जानकारी मिलते ही सियासत भी गर्मा गई। ना केवल सारे अरेस्ट होण बल्कि इन्हां ते केस भी चलन और इन्हां नूं सजावां भी होण। मामला बढ़ता देख पुलिस भी एक्शन में आई और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है और अब इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी नाम जुड़ सकता है, क्योंकि खबर है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें ये हैं कि मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि इस बारे में जब पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि कई मौकों पर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी वो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। और इसी वजह से अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने की बात जोर पकड़ती जा रही है और खबरें यहां तक हैं कि बीजेपी इस बार उन्हें लखनऊ की किसी दूसरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से करीब 34,000 वोटों से हार गई थी। हालांकि हार के बाद भी उन्हें करीब 63,000 वोट मिले थे। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को वोटिंग होगी। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक बस की सौगात दी। बताया गया कि यह बस मौजूदा बसों की तरह ही सुविधाओं से लैस होगी, लेकिन इसे चलाने के लिए पूरी तरह से बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली इलेक्ट्रिक बस के उद्घाटन के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल इंद्रप्रस्थ बस डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद नई नवेली बस का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बस के अंदर जाकर उसका मुआयना किया, साथ ही ड्राइवर से बातचीत भी की और फिर मंच पर पहुंचकर उन्होंने बस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस दौड़ पड़ी। दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक 0% जो प्रदूषण मुक्त बस है वो आज दिल्ली में उसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम में ये बस अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि जल्द से जल्द बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। बताया गया कि ये बस दिल्ली की मौजूदा एसी बसों की तरह ही होगी, जिसमें महिला सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इसे सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। साथ ही इसका टिकट भी बाकी बसों के बराबर ही रखा गया ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही इमरान मसूद को बड़ा झटका लगा था। तब से इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि इमरान मसूद इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे भी या नहीं। लेकिन उनके समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। इमरान मसूद के घर के आंगन में जुटे उनके समर्थक और उनके रिश्तेदार इस बात पर अड़े हैं कि किसी पार्टी से टिकट मिले या न मिले, चुनाव मैदान में जरूर उतरा जाए। तो निर्दलीय विधायक बने थे 2007 में, तो ऊपर वाले ने चाहा तो अब भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। आजाद से लड़ेंगे, अगर नहीं टिकट होगा कहीं से अच्छा लड़ेंगे। इमरान मसूद के साथ कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दोनों को ही टिकट नहीं दिया। मसूद अख्तर ने भी अभी आस नहीं छोड़ी है। सब कुछ मुमकिन होता है राजनीति में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं के भी रास्ते सब खुले हैं। एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को भी मसूद अख्तर से हमदर्दी तो है, लेकिन उनके साथ किसी तरह की चुनावी चर्चा से उन्होंने साफ इनकार किया। नहीं, इमरान मसूद साहब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत है। अब तक इमरान मसूद ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो अब भी समाजवादी पार्टी से संपर्क में हैं और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन वो अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने झटका दिया हो, बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण की भी बात अखिलेश यादव से नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक शनिवार 15 जनवरी की सुबह तक चंद्रशेखर और उनके समर्थक समझौता तय मान रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर कुल 15 सीटें मांग रहे थे और सौदेबाजी करते हुए वो 8 सीट तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें केवल 2 सीटों का ऑफर दिया गया। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बढ़ गई थी। उन्हें इन नेताओं के अलावा इनके साथ आए कुछ और नेताओं को भी टिकटें देना जरूरी हो गया था।
खास तौर पर बाहर से आए बड़े नेताओं के बाद दलित समुदाय के वोटों के लिए चंद्रशेखर आजाद पर समाजवादी पार्टी की निर्भरता भी कम हो गई थी। इसीलिए मोल भाव करने की चंद्रशेखर की ताकत पर भी असर पड़ा। माना यह भी जाता है कि जिस वक्त अखिलेश यादव से मुलाकात में चंद्रशेखर की पार्टी को 2 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, उस वक्त बाहर निकलकर चंद्रशेखर ने किसी और को नहीं बल्कि इमरान मसूद को फोन किया था। वही इमरान मसूद जो भले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उनके लिए टिकट का ऐलान नहीं हुआ था। उसी वक्त यह तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी का ना तो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ कोई गठबंधन होगा और ना ही उनके दोस्त इमरान मसूद को ही समाजवादी पार्टी की टिकट दी जाएगी। यूपी और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब ये कि दोनों राज्यों में तीनों पार्टियां अलग अलग ताल ठोकेंगी। हालांकि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां पिछले 2 साल से मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और गोवा में तीनों पार्टियों की राह अलग हो गई। गोवा में कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। हालांकि वहां शिवसेना और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात यूपी की, तो वहां भी तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो सका। गोवा में तो हम 10 सीट लड़ेंगे, 10 हो गया है। यूपी में 50 सीट लड़ेंगे। इस बारे में जब मुंबई कांग्रेस के नेता भाई जगताप से बात की गई तो उन्होंने गठबंधन का मामला आला कमान पर छोड़ दिया। हमारे आला कमान ने इस बारे में बिल्कुल सोचा होगा और शायद उसका फायदा पार्टी को होगा। वहीं एनसीपी ने गोवा में गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गोवा में हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस के साथ बैठकर साथ में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और इसी तरह यूपी में जेडीयू और बीजेपी के बीच भी बात नहीं बन सकी, जिसके लिए जेडीयू ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसका मतलब यह कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू चुनावी मैदान में अलग अलग उतरेंगी। जेडीयू की तरफ से यह दावा किया गया कि वो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसका जिम्मा पार्टी ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को सौंपा था। लेकिन बीजेपी के साथ कोई बात नहीं बन सकी, जिसके बाद जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। खबर है कि 18 जनवरी को लखनऊ में जेडीयू ने पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू यूपी में 35 से 50 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। नहीं, भाजपा के साथ हमारा तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए जनता दल यू ने अपने बलबूते पर अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उसे लाखों लोगों की राय मिली। पहले खबर थी कि पार्टी भगवंत मान को अपना सीएम उम्मीदवार बनाने वाली है, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने जनता की राय लेने का फैसला किया था और उनसे इसमें सहयोग करने की अपील की थी। पार्टी का दावा है कि उसे 21 लाख लोगों की राय मिली है और दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल जनता की राय बताने वाले हैं। यानी आम आदमी पार्टी बताएगी कि पंजाब में उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कई राज्यों में जबरन वैक्सीनेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस जनहित याचिका में मांग की गई कि किसी को भी उसकी मर्जी के बिना वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर न किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी को भी जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन कई राज्य सरकारों ने वैक्सीनेशन पर केंद्र से अलग नियम बनाए हैं। जैसे दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए टीका जरूरी कर दिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में जो सरकारी राशन लेने के लिए भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तमिलनाडु में तो बिना वैक्सीन लगवाए लोगों के सार्वजनिक जगहों में जाने पर रोक है। ऐसे में राज्य सरकार के इन्हीं फैसलों के खिलाफ ये जनहित याचिका दर्ज की गई और इन नियमों को रद्द करने की मांग की गई। बीजेपी और कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल दी। पहले चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि पंजाब में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन अब वहां 20 फरवरी को मतदान होगा। असल में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख टालने की अपील दोनों ने की थी। दोनों दलों की चिट्ठियों में लिखा था कि मतदान के 2 दिन बाद यानी 16 फरवरी को रविदास जयंती है और उसके लिए पंजाब में रहने वाले दलित समुदाय के बहुत सारे लोग वाराणसी जाते हैं। ऐसे में उनके लिए मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चुनाव की तारीख पीछे की जाए। इस पर चुनाव आयोग ने बैठक की, जिसमें 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को मतदान का ऐलान किया गया। असल में पंजाब की कुल आबादी में 32% से ज्यादा लोग दलित समुदाय से आते हैं और वहां विधानसभा की 34 सीटें भी दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ एक हफ्ता 6 दिन अगे पाई है। 12 से 15 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन
मार्च में शुरू हो सकता है। देश में दवाओं और टीकों के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में लिया जाएगा। 3 जनवरी को 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी। इसके बाद ही 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया जा सकता है।